कुछ बच्चों ने शीट पिक कर ली है, कुछ ने नहीं ली है, तो आप लोग शीट जरूर ले लें यहाँ से इंस्टीट्यूट से। जो बाहर से है उनको हम PDF भेज देंगे अभी ग्रुप में। ओके, मैग्नेटिज्म के अंदर आपने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे, कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। ये हम आर्टिकल जानते हैं, सब बच्चे सबको पता है। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है PQV साइन थीटा, जो कि आपके पास होता है MV साइन थीटा का स्क्वायर बाय R। अगर एंगल 90 हो तो आप इसको लगाते हो PQV MV स्क्वायर बाय R, और यहाँ से आप रेडियस निकालते हो, V को V से काट दो तो BQ बाय MV। ये तब लगाना है जब वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक वेक्टर। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी तब आपने इस कंसेप्ट को लगाना। तो आज का आर्टिकल और जो कॉम्पिटिटिव टॉपिक रहेगा वो ये मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर है। मैग्नेटिक फोर्स, मैं एक सम ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द पेपर है, इनवर्ड टू द पेपर। और यहाँ से एक पार्टिकल एंटर कर रहा है किसी वेलोसिटी V से। हाँ, कुछ बोल रहा है पीयूष? सर R इज इक्वल टू MV/B क्यों नहीं आएगा? क्या बेटा? R इज इक्वल टू MV/B क्यों? अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? यस यस, करेक्ट कर लो बेटा इसको, वो यही आएगा, R इज इक्वल टू MV/B क्यू। बिल्कुल सही है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो पहला कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन यही है कि आपको ये डिस्टेंस बताना है AB, कितने डिस्टेंस से ये पार्टिकल बाहर निकलेगा। क्योंकि ये सेमी सर्कल है, यहाँ इसका सेंटर बनेगा, तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो डिस्टेंस AB मेरे पास ट्वाइस ऑफ द रेडियस के इक्वल हो। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? MV/PQ। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस होगा AB, वो क्या बनेगा? 2MV/PQ। इट वुड बी 2MV/PQ। अब मास आपको पता होगा, वेलोसिटी आपको पता होगा, B आपको पता है, Q आपको पता है। तो क्या यहाँ से आप ये दोनों नहीं निकाल सकते? क्या निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट आप ये नोट करो, पहला तो ये फॉर्मूला हो गया, जितने एंगल से पार्टिकल फील्ड में एंटर होगा, बाहर निकल इस लाइन के साथ भी, इस लाइन के साथ भी 0 डिग्री एंगल पे एंटर हुआ, तो जब वो बाहर निकलेगा तो सेम एंगल से बाहर निकलेगा। अगर इसी सिचुएशन को मैं बदल दूं, इस सिचुएशन को मैं ये कर दूं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है किसी एंगल थीटा पर, पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है किसी एंगल थीटा पर, तो जब ये बाहर निकलेगा ना, जब ये पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा
तो भी ये उसी एंगल पे बाहर निकले। जब कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा किसी एंगल थीटा से, और जब वो उस फील्ड को छोड़कर बाहर निकलेगा उसी एंगल से बाहर निकलेगा जिस एंगल से वो एंटर किया था। इतना समझ में आ गया पॉइंट? फील्ड यहाँ पर मैं अंदर की तरफ ले रहा हूँ। जब मैं फील्ड अंदर ले रहा हूँ तो आप अपना लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, फोर्स इधर ही आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर सर्कल एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। बट मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो कितने एंगल से बाहर निकलेगा, थीटा। अब आप मेरे को ये बता दो कि ए बी कैसे निकालूंगा, ये वाला पॉइंट, हाउ आई कैन कैलकुलेट ए बी। यहाँ ए बी निकालना आसान था। रीजन, वो 0 डिग्री पे आया और 0 डिग्री पे बाहर निकला, तो ये मेरे पास 2r के इक्वल हो गया। बट यहाँ पर ये डायामीटर नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट ए डायामीटर। ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल भी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ये वाली लेंथ कितनी है, ए बी। 2 मिनट लगाओ बेटा इस कंसेप्ट पे, अपना दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ कि ए बी कितना है। बेटा कोई आइडिया है आपके पास कैसे करेंगे इसको? चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी, पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है ना हो। देखो पहली चीज तो ये सेंटर सेंटर नहीं है, क्योंकि ये जो रेडियस है और ये रेडियस नहीं है, इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर बाहर है यहाँ। और अगर मैं इसको पूरा लूप बनाता हूँ सर्कल को, तो ये सर्कल बनता है जिसका ये पार्ट। हाँ, अगर इसको मीट करता हूँ ना, ये रेडियस है और ये भी रेडियस, तो आप अपना डायग्राम चेंज करके ना यहाँ ओ बनाओ। ये वाला डिस्टेंस आर हो गया और ये वाला डिस्टेंस भी आर। ये सर्कल की छोटी सी आर्क बनी है, आर्क ऑफ द सर्कल। उस आर्क से जब मैं पूरा सर्कल बनाऊंगा तो ये रेडियस होगा आर और ये रेडियस होगा आर। तो उस केस में इसको मैंने सेंटर मान लिया। मुझे निकालना है ये डिस्टेंस। यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, मेक द राइट एंगल ट्रायंगल, इसको सी पॉइंट दे दो। अगर मैं बी सी या ए सी निकाल लूंगा तो डबल कर दूंगा, मेरा डिस्टेंस हो गया ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो। इतनी इतना सबको पता है ज्योमेट्री, कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में, थीटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये साइड कितनी है, आर। तो इस ट्रायंगल को आप दोबारा से बना के देखो। इस ट्रायंगल में आपके पास ये आर है, ये एंगल थीटा है, ये वाली साइड मुझे निकालनी है। निकल गई ना ये साइड, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बी सी बाय रेडियस, साइन थीटा बी सी बाय रेडियस
तो यहाँ पर मेरा बी सी क्या बनेगा, आर इंटू साइन थीटा। मुझे निकालना है ए बी, वो होगा ट्वाइस ऑफ बी सी। तो मुझे ए बी क्या मिल गया, 2r साइन थीटा, इट इज 2r साइन थीटा। अब आप अपना आंसर निकाल लो। कभी भी आपसे ये वाली लेंथ पूछी जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा, 2r साइन थीटा। थीटा किसके साथ एंगल है, इस लाइन के साथ। अगर ये एंगल 0 था तो अपना पहले वाला आंसर 2r बन गया। अगर ये एंगल कुछ भी होगा तो इस कोड को, इसको कोड बोलते हैं, ये वाली। तो जब कभी भी कोड आपसे पूछा जाए उसकी लेंथ, तो वो हमेशा ही ये रहेगी 2r साइन थीटा। r इज द रेडियस और थीटा से आपने सॉल्व किया साइन थीटा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कोड के ऊपर, यू हैव टू कैलकुलेट द कोड। थीटा की वैल्यू दे देंगे, आर आप कैसे निकालोगे, आर का फॉर्मूला तो फिक्स ही है। अब एम वी बाई बी क्यू ऊपर लिखा ही हुआ है। तो अगर मैं इसको पूरा लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 2 mv बाय बी क्यू साइन थीटा। वो कौन सा डिस्टेंस हुआ, इसको आप कोड बोल सकते हो, वो ये वाली लेंथ, दिस लेंथ। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा सबको, यस और नो में बता दो। हेलो, या लिख दो अपना चैट पे, मैं आगे बढ़ूँ। ओके ओके ओके। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वैल्यू देते हैं कि मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, 10 माइक्रो टेस्ला, और फील्ड की डायरेक्शन है क्रॉस। फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, क्रॉस। आप ही करेंगे ये सम। इसमें एक पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ किसी एंगल 37 पर। एक पार्टिकल एंटर हुआ किसी एंगल 37 पे। आपको ये बताना है कि जब वो बाहर निकला, जब वो बाहर निकला तो वो किस एंगल से बाहर निकला। फर्स्ट, वो उसी एंगल से बाहर निकलेगा जिस एंगल से एंटर करेगा। दूसरा आपको बताना है कि अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो कोड की लेंथ कितनी थी, ये आप सॉल्व करो। 2 मिनट लगा।
ओके ओके, अब आ रही है आवाज? मैं सिर्फ सॉल्व यस कर सर। रहा था, सिर्फ मैं अपना सॉल्व कर रहा था, आप अपने एंड पे करते जाओ। मैंने म्यूट किया हुआ था इसको, ताकि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। चलो अब देख लो सब लोग। ए बी मुझे निकालना है, अब मैं आपको समझा ही देता हूँ। ए बी कितना हुआ, 2r साइन थीटा। आर की वैल्यू मेरे पास ये है, और साइन 37 3/5 है। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 6/5 mv/b³। मास मैंने अब दे दिया आपको 1 नैनोग्राम। नैनोग्राम, तो क्या यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ? 6/5 मास 1 नैनोग्राम, नैनो 10⁻⁹ और ग्राम के किलोग्राम के, तो ये वेलोसिटी कितना 10, बी मैंने दिया है 10 माइक्रो, और क्यू, क्यू भी नहीं दिया हुआ, क्यू भी आप ले लो 1 माइक्रो कूलम। तो वो मेरे पास 10⁻⁶ ये हो जाए। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है जब भी कभी कोई मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा चार्ज, तो वो सर्कुलर आर्क से चार्ज बाहर निकलेगा ऐसे। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 2r साइन थीटा। r इज द रेडियस। इसको अब आप सॉल्व कर लेना। अब जो मुझे पूछना है वो ध्यान से देखो, कितना टाइम लगा इसको क्रॉस करने में फील्ड। यू हैव टू कैलकुलेट, ये काम हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया। सेकंड फॉर्मूला, टाइम टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। टाइम टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। बता सकते हो कितना टाइम लगेगा बेटा ए से बी जाने में? इसको एक आर्टिकल की तरह समझो, नोट करो सब लोग। कितने टाइम में ये वाला फील्ड क्रॉस होगा, इसको आप एक आर्टिकल बना लो। टाइम टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से मैं डायग्राम ले लेता हूँ। ये मेरे पास फील्ड है, इसी रीजन में फील्ड है, इसी रीजन में फील्ड है। यहाँ से एक पार्टिकल आया इसी एंगल थीटा पर, और उसने सेमी सर्कुलर आर्क ली, और वो इधर से बाहर निकल गया सेम एंगल थीटा। तो ये इसका सेंटर बन गया O, एंड इट बिकम्स द रेडियस, इट बिकम्स द रेडियस। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हुआ, थीटा। वैसे ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये भी थीटा। सारे एंगल थीटा ही बनने वाले। जिस ये होती है टेंजेंट लाइन, और ये होती है नॉर्मल लाइन। जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। एक मिनट चेक करना, मैंने गलत तो नहीं बना दिया थीटा ही। मान लो ये एंगल 30 हो, 90 माइनस इतना आना चाहिए सर वहाँ। हाँ ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी 90 माइनस थीटा होगा। आप ये बता दो कि ये सारा एंगल कितना होगा। सही कह रहे हो आप भी नहीं, ये सारा एंगल कितना होगा? 180 माइनस। हाँ ये सारा एंगल बनेगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बनेगा 180 माइनस 2 थीटा। चेक करो इसको, चेक करो, मैथ्स वाले बच्चे आराम से चेक कर लेंगे, आप दूसरे भी देखो। ये थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो मिलके ये एंगल कितना बन गया, 180 माइनस 2 थीटा। अब मुझे निकालना है टाइम, इसको क्रॉस करने का टाइम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। हमें पता है कि जब पूरा सर्कल कवर होता है तो सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 2 पाई। पूरे सर्कल में सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 2 पाई। तो 2 पाई एंगल बनाने में कितना टाइम लगता है, टी।
एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, t/2 पाई, और इतना एंगल सेंटर पे बनाने में कितना टाइम लगेगा, जैसे हम छोटी क्लास में करते थे। तो यहाँ 180 को भी मैं पाई लिख दूं, पाई माइनस 2 थीटा। तो इस आर्क को क्रॉस करने का टाइम कितना हो गया, पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू टोटल टाइम पीरियड। दिस इज योर फॉर्मूला टू क्रॉस द रीजन, उसका टाइम। किसी को पूछना है इसमें? जब पूरा सर्कल घूमता है चार्ज, तो सेंटर पे 2 पाई बनाता है, तो 2 पाई पे टाइम लगा t, तो 180 माइनस 2 थीटा पे कितना टाइम लगेगा ये लगेगा। या इसको आप ऐसे समझ लो, t/2 पाई और स्मॉल t/पाई माइनस थीटा, एक ही बात है, ये रेशो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आप अपना स्मॉल t निकाल सकते हैं। स्मॉल t कितना बन गया, t/2 पाई इंटू पाई माइनस थीटा। t की वैल्यू कितनी होती है वो आपको मैंने पहले से ही बताया हुआ है, थ्योरी लेक्चर में ही आपने किया हुआ है। टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई m/b क्यू। अब यहाँ से 2 पाई तो कट गया, तो स्मॉल t मेरे पास क्या आ जाएगा, m/b क्यू इंटू पाई माइनस। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव इनसाइड द मैग्नेटिक। इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने में उसको जो टाइम लगेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो टाइम आपके पास m/b/q पाई माइनस थीटा। ये फॉर्मूले हम थ्योरी बैच में नहीं करते हैं बेटा, ये प्योरली कॉम्पिटेटिव पार्ट है, इसलिए मैंने आज आपको सिर्फ कंपटीशन के लिए कॉल किया। इतना समझ में आ गया? अब मेरे पिछले क्वेश्चन में ये एंगल था 37। अगर मुझे वो टाइम निकालना होता, मास मैंने लिया था नैनोग्राम, मतलब 10⁻⁻²। मैग्नेटिक फील्ड मुझे अब याद नहीं, शायद 10 माइक्रो टेस्ला था, देख लो आपके पास लिखा हो, 10 माइक्रो टेस्ला। चार्ज मैंने 1 माइक्रो कूलम लिया था, जितना ध्यान आ रहा है मैं ले रहा हूँ। अब पाई में ही पाई माइनस 37 रेडियन बनाने पड़ेंगे, टाइम डिग्री में नहीं आएगा, इसके आपको रेडियन बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो एक बार 180 माइनस 37 करके पाई/180 कर देना, रेडियन बनाना पड़ेगा, डिग्री में नहीं करोगे आप, टाइम कभी डिग्री में नहीं आएगा यहाँ। ये कितना बनता है, ये बन रहा है 153 बन रहा है क्या, नहीं 143 बन रहा है, 143 पाई/180 यहाँ लेना पड़ेगा, 143 पाई/180 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू भी आप चाहो तो 22/7 या 3.14 पुट कर सकते। बेटा ये वाला कंसेप्ट किसी को डाउट हो, एनीबॉडी? सर यस, वहाँ पे सर सर 37 × 2 आना था। कितना होना चाहिए ना? 2 थीटा था क्या वहाँ पे? यस सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, 2 थीटा कर लो बेटा, ठीक है। वो ये रहा, मैंने यहाँ यहाँ गलती कर दी, ये 2 थीटा था, लिखते वक्त 2 थीटा कर दो, आप भी यहाँ 2 थीटा कर दो, ये 74 हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये 2 थीटा। तो टाइम का भी फॉर्मूला क्लियर हो गया, और कोड का भी फॉर्मूला अब आपको क्लियर हो गया, 2r साइन थीटा। थीटा इसके साथ एंगल होगा, ये वाला कई बार एंगल दे देते हैं, तो उसको 90 में से माइनस करके थीटा बना लेना। और टाइम ए से बी का कितना, क्या फॉर्मूला बना, वो बन गया, इसकी वैल्यू में पुट की तो m/b/q पाई माइनस
2 थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपके पास आ गए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला पार्ट देखिए सब लोग, ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। आज इसी तरह की प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसकी लेंथ है d, ऐसे विड्थ d है, और यहां से एक पार्टिकल एंटर हुआ, इसका जो रेडियस है ना वो d से बड़ा है। इस रेडियस में ये घूमेगा, वो d से बड़ा है, तो ये पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कारण क्या हुआ, अगर इसका रेडियस d से छोटा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये मैं इसको यहीं से टर्न कर देता और ये सेमी सर्कल बना लेता। बट मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि इसका रेडियस d से बड़ा है। ये दिया नहीं होगा, ये आप खुद चेक कर लोगे, आपके पास रेडियस का फॉर्मूला है mv/b क्यू, और d आपको दिया होगा। अगर रेडियस d से बड़ा है तो ये पार्टिकल इस रीजन से इधर निकल जाएगा, इस तरफ। यस और नो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अब आपको ये बताना है कि इसका जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर है वो तो इसी के ऊपर ही आएगा कहीं ना कहीं। पैरेलल है ना, मान लो ये रीजन बड़ा होता, ये रीजन बड़ा होता तो ये पार्टिकल इधर से घूमकर, ऊपर भी मैं बड़ा कर देता हूँ समझाने के लिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन बड़ा होता तो ये पूरा सर्कल ऐसे ले जाता, तो सेंटर तो इसी लाइन पे आएगा क्योंकि 90 डिग्री पे आपने उसको फेंका। अब मेरा जो पार्ट है आपको समझाना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये आर्टिकल किस तरह से आपको हेल्प करेगा, ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा। टाइम निकालना है आपको, टाइम टू क्रॉस द रीजन, वही क्वेश्चन है टाइम वाला। अब आप समझना इसको, मान लो ये मेरे पास मैग्नेटिक रीजन, इधर से एक पार्टिकल एंटर किया, ये यहां से बाहर निकला। पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b, चार्ज q, तो दिस इज द रेडियस। इस रेडियस में घूमा, पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड कवर करने का जो विड्थ था वो d था। अब मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट r इज ग्रेटर देन d, तभी ये सिचुएशन बनेगी। तो इसका सेंटर कहाँ बनेगा, इसी लाइन पे बनेगा, बना लो सेंटर। फील्ड कौन सा है, क्रॉस वाला फील्ड, पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये मेरे पास क्या बन गया, रेडियस बन गया ना। ये मेरे पास क्या बन गया, ये भी तो रेडियस ही होगा, दिस इज आल्सो रेडियस। अब अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ थीटा, जो सेंटर पे बन रहा है, तो मैं आराम से ये टाइम बता सकता हूँ इसको क्रॉस करने, इसको क्रॉस करने का टाइम कौन डिसाइड करेगा, ये थीटा। और वो टाइम किसके इक्वल होगा, वो टाइम होगा टोटल टाइम पीरियड, जो आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू थीटा। अभी बताया ना मैंने कैसे आप निकालते हो टाइम। तो क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड थीटा। अब ये थीटा कैसे निकालें, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो, तो ये आर साइन थीटा मेरे पास डी के इक्वल आ गया। आर साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, ठीक होता ही है। इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं थीटा निकाल लूंगा डी बाय आर से।
और वो थीटा मेरे पास कितना आएगा, साइन इनवर्स टी बाय आर। उस थीटा को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये आंसर रेडियन में ही आता है। तो टाइम टू क्रॉस टी बाय 2 पाई साइन इनवर्स टी बाय, नोट कर लो, कुछ पूछना तो पूछ। यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछते हैं बेटा बहुत बार, या ये पूछ लेते हैं कि जब पार्टिकल बाहर निकला तो उसने कितना एंगल बनाया। मान लो उसने अल्फा एंगल बनाया, जब पार्टिकल बाहर निकला तो उसने इसके साथ कितना बनाया या इसके साथ कितना बनाया, वो पूछ लेंगे विद द नॉर्मल ऑफ दिस रीजन और अलोंग द लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जहां पर है उस रीजन में। अब अगर मैं थीटा निकाल सकता हूँ तो फिर मेरे को ये अल्फा निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आप खुद बताओ क्या हो, थीटा अल्फा में कैसे रिलेशन बनाओगे। जो एंगल दो लाइन, जैसे ये इस लाइन को भी ऐसे कर लो, ये जो लाइन है वो इसके साथ 90 डिग्री पे जा रही है क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है सर्कल की और ये नॉर्मल है। अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, अल्फा हो। और ये वाला एंगल फिर क्या हो गया बेटा, 90 माइनस अल्फा। तो मेरे पास क्या रिलेशन आया, 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 9। ये तो 90 है ही, इन दोनों का सम 90 के इक्वल हो। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू अल्फा, एक बार चेक करना बेटा, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक लग रही है मुझे। नहीं, सही है। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के। तो जब आपसे ये वाला एंगल पूछेंगे तो आप थीटा निकाल देंगे, तो अल्फा भी आपके पास किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स टी बाय आर। नोट कर लो ये सारी बात, इसको नोट कर लो सर। जिस एंगल से पार्टिकल बाहर निकलेगा वो एंगल किसके साथ है वो भी आपको क्वेश्चन में बता देंगे। मैं इसके साथ ले रहा हूँ, अगर वो इसके साथ लेगा तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। किस एंगल से वो बाहर निकलेगा तो वही एंगल होगा जो सेंटर पे बना रहा है, ये वाली आर। ठीक, समझ में आ गया सबको। मान लो मैं एक सम लेता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि जो इसकी विड्थ है ना वो रेडियस का डबल है, रेडियस का डबल है। तो कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, टाइम पीरियड बाय 2 पाई साइन इनवर्स यार आर बाय डी आना था या डी बाई आर आना था, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती। एक बार यहाँ चेक करना, साइन थीटा परपेंडिकुलर, यस सर, डी बाई आर ही आएगा, डी छोटा है। नहीं ठीक है, रेडियस मैंने बड़ा लिया हुआ है ना, यहाँ यस रेडियस सर। बाई आर ही आए। तो फिर यहाँ पर आप क्या ले लो, डी को आर बाय 2 ले लो इस क्वेश्चन में। रेडियस बड़ा होना चाहिए, डी को जैसे ही मैंने आर बाय 2 लिया ये मेरे पास 1/2 आ गया। और साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे होता है, π/6 पे। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, t/2 पाई π/6। तो टोटल टाइम पीरियड का 1/12 सेकेंड लगेंगे इस रीजन को क्रॉस कर। टोटल टाइम पीरियड आपको या तो दिया होगा या आप निकाल लेंगे टाइम पीरियड के फॉर्मूले से, वो होता है 2πm/b। दूसरा, ये किस एंगल पे बाहर निकलेगा, तो हो ही गया, आप अल्फा और थीटा इक्वल है, साइन इनवर्स
1/2 आंसर इज 30 डिग्री। इस एंगल से ये पार्टिकल बाहर आएगा। क्या ये वाली डिस्कशन समझ में आ गई सबको? इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे आज डिस्कस करना था वो ये है, मैं आपके सामने मटेरियल रख दूं। इसी की शीट मैंने आपको दी है फोटो कॉपी करवा के। आज इसका सेल्फ टेस्ट 1 भी भेजूंगा मैंने भेजा नहीं, वो आज वाले लेक्चर पे डिपेंड है। सेल्फ टेस्ट 2 और 3 मैंने सेंड कर दिया था। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स वाला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ना एक आर्टिकल आएगा साइक्लोट्रॉन, वो अब थ्योरी में से बाहर निकाल दिया, बट वो सिर्फ थ्योरी में से बाहर निकाला है। अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई कि जो टॉपिक थ्योरी से निकाल दिए वो कंपटीशन से भी बाहर होंगे या नहीं। तो साइक्लोट्रॉन को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कॉम्पिटेटिवली कि साइक्लोट्रॉन है क्या और किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो थ्योरी लेक्चर में तो मैं सिर्फ इसको ब्रीफ करूंगा, यहाँ पर मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा कॉम्पिटेटिव। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस which is used to accelerate। अगर ये थ्योरी में होता तो फिर मैं ये नहीं बताता आपको आज, तो आप थ्योरी लेक्चर से ही कर लेते, बट वहां से निकाल दिया 30% सिलेबस। तो इट इज ए डिवाइस which is used to accelerate पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। नोट करते जाना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसको एक्सेलरेट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। तो यहीं से इसका ड्रॉबैक भी सामने आ गया। ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है, ये ना तो न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ना ही ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट। ये इसकी लिमिटेशन भी मैंने साथ साथ बता दी, आप नोट करना टू द पॉइंट। अब ये काम कैसे करता है और कैसे एक्सेलरेट करता है? इसके पास ऐसे दो मेटल की डीज होंगी, मेटेलिक डीज। आप एसएल से ना टॉपिक को रीड जरूर करना, बोर्ड के हिसाब से नहीं, इसलिए कि एक आर्टिकल है जिसमें से कॉम्पिटेटिवली कुछ आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। दो डी होंगी, डी कैसी होंगी? बीच में से होलो होंगी जिसके अंदर कोई पार्टिकल जा सकता है। ऐसे दोनों डीज ऐसे ही होंगी जैसे मैं बना रहा हूँ, ये दोनों डीज बीच में से खाली होंगी ताकि कोई पार्टिकल इसमें चला जाए, घूम के आ जाए, ऐसे सिस्टम बना होता है। और ये मेटल की डीज होती है, डी डीज शेप डी जैसी है ना, तो ये दो डी हैं, दोनों ही मेटल की बनी। और हमें ये पता है कि मेटल के अंदर, सभी बच्चे जानते हैं, अगर कोई मेटल का बॉक्स हो, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सबको पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता। मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता। कौन सा फील्ड जीरो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इन डी का रोल क्या रहेगा? देखो, मैं अब इस पूरी डी नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऐसे सिंबल ले लेता हूँ ताकि मैं आपको कंसेप्ट समझा पाऊँ। ये दो डी हैं, इनके साथ मैंने एक ऑसिलेटर लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कनेक्ट कर दिया। और ये ऑसिलेटर क्या करेगा? कभी तो D1 को पॉजिटिव करेगा,
D2 को नेगेटिव रखेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। फिर कुछ टाइम के बाद इसको नेगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन करूंगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। देयर इज ए गैप ना, दोनों के बीच में गैप। जैसे ही इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जिस चार्ज को मुझे एक्सेलरेट करवाना है, पॉजिटिव चार्ज को, वो मैं यहाँ रखूँ इसके अंदर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर फील्ड है। फील्ड किधर है अभी? अभी मैं मान लेता हूँ शुरू में D1 पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव है, ऐसा मैंने मान लिया। तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, और ये चार्ज पार्टिकल इस D में एंटर कर जाएगा किसी वेलोसिटी v से, किसी वेलोसिटी v से। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हमारे पास ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले लिया क्रॉस वाला। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड पेपर के ऊपर है। दोनों फील्ड यूनिफॉर्म है और दोनों फील्ड में डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री का है। सुनना ध्यान से पूरी कहानी को। जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, 0 होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी बताया 0 नहीं होता। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब ये जाएगा तो ये सेमी सर्कल में घूमेगा। इसीलिए मैंने सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं ताकि ये आर्टिकल और क्लियर हो जाए। जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एंटर करेगा तो वो सेमी सर्कल में घूमेगा। घूमा, कितना टाइम लगा इसको सेमी सर्कल पूरा करने में? पाई m बाई बी क्यूब, यस और नो? टोटल टाइम कितना होता है? 2 पाई m बाई बी क्यूब। ये सेमी सर्कल है, तो इसको सेमी सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगा? पाई m बाई बी क्यूब। और कितनी वेलोसिटी थी जब ये यहाँ से बाहर आया? ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो कोई वर्क नहीं करती, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो एंटर किया, उतनी काइनेटिक एनर्जी से वो लीव करेगा। मींस v वेलोसिटी से ही वो लीव करेगा। v वेलोसिटी से एंटर हुआ, v वेलोसिटी से लीव। जैसे ही पार्टिकल यहाँ से बाहर निकला, इसकी हम ऐसे सेटिंग करेंगे, उसी वक्त पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखना, जितने टाइम में पार्टिकल बाहर निकल रहा है उतने टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज होनी जरूरी है, नहीं तो ये डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं करेगी। उससे ये फायदा होगा कि जब ये इस रीजन में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर एक्सेलरेट करेगा, इधर एक्सेलरेट करेगा, तो अब ये बड़ी वेलोसिटी से एंटर करेगा। अब ये वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा। v डैश इज ग्रेटर देन v, क्योंकि यहाँ तो वो रेस्ट पे था, इधर वो v से किया, यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। जब वो बाहर निकला फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्योंकि पोलैरिटी चेंज होगी। अब वो ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो रेडियस के फॉर्मूले में चेक करो, रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। ये फिर से सेमी सर्कल लेगा, लेकिन इस बार रेडियस बड़ा होगा। टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। टाइम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी। तो उतने ही टाइम में ये यहाँ से बाहर आएगा। जितने टाइम में ये यहाँ गया उतने ही टाइम में ये यहाँ से बाहर आएगा। टाइमर हमने सेट किया हुआ है,
तो उसी वक्त पोलैरिटी फिर से चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर से जब वो इधर एंटर करेगा यहाँ पर, अब वेलोसिटी और बढ़ गई, अब डबल डैश होगी लेंथ। अब वेलोसिटी पिछले वाली वेलोसिटी से ज्यादा होगी, अब रेडियस भी बढ़ गया। इस तरह से पार्टिकल इसके अंदर घूमता रहेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाता रहेगा। जब इसकी फुल स्पीड हो जाएगी जितनी हमें चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम एक जगह पर विंडो रखेंगे, ओपनिंग, कि जब ये पूरी स्पीड में घूम जाएगा जितना मुझे चाहिए, तो मैं इस विंडो से इस पार्टिकल को बाहर निकाल लूँगा। तो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल जो रेस्ट पे था उसको एक्सेलरेट करवा दिया। यही इसका काम था, टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये वर्किंग आपको समझ में आ गई है, आप बुक से भी पढ़ लेना। कंपटीशन में वर्किंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, पता होना चाहिए आपको। दो फील्ड ने काम किया, दोनों ने एक दूसरे की सपोर्ट की। एक फील्ड ने इसको सेमी सर्कल में घुमाया, एक फील्ड ने इसको स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट किया। इस तरह से ये पार्टिकल घूमता रहा, रेडियस बढ़ता गया। जब इसका रेडियस डी के रेडियस के बराबर होगा, उससे ज़्यादा तो ये नहीं हो सकता ना, तो वहीं एक विंडो बनाते हैं हम, खाली जगह, जहाँ से इस पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं। और जिस टारगेट पे इसको हिट करना होता है, क्योंकि आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्टिकल हैं, हाई स्पीड पार्टिकल, जब आप उसको किसी टारगेट पे हिट करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आती हैं, रिएक्शंस बनते हैं, कंपोजिशन वेरी करती हैं। तो वो क्या काम करेगा वो बात की बात है, वो कैसे काम करेगा ये मैंने आपको बता दिया। द डिवाइस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें एक डाउट होता है बच्चों को, एक तो कई बच्चे ये पूछते हैं, सर ये जो गैप है इसके बीच का टाइम तो आपने लिया नहीं, ये टाइम इतना लिया, फिर ये क्यों नहीं लिया। वो ठीक है, वो आपकी सारी बात ठीक है। ये गैप इतना कम होता है कि दिस टाइम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू जो आप बाकी टाइम ले रहे हैं। समझाने के लिए मैंने बहुत बड़ा गैप बताया। हाँ, जब हाई स्पीड पे घूमता है तब ये थोड़ा सा गैप भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम इस पार्टिकल को एक लिमिटेड स्पीड से ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाते। उसका एक रीज़न और है, आपने कहा कि टाइम पीरियड कांस्टेंट है, सेमी सर्कल पूरा करने का टाइम पीरियड कांस्टेंट। बट अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि मास हाई स्पीड पर चेंज हो जाता है। ये टॉपिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिलेबस में नहीं है, बट आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, किसी भी पार्टिकल का मास उसकी स्पीड से चेंज होता है। हाई स्पीड पे, वो स्पीड किस ऑर्डर में होनी चाहिए, कंपैरिजन टू द सी होनी चाहिए। जब आप हाई स्पीड पे इसको घुमाओगे तो मास इंक्रीज कर जाएगा। अब उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, ये टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ने से यहाँ से यहाँ आने का टाइम अब हर बार सेम नहीं रहा, वो चेंज होता जा रहा है। और जो ऑसिलेटर आपने सेट किया था उसका टाइम पीरियड फिक्स था, आप जिस टाइम से इसको घुमा रहे हो वो टाइम आपका फिक्स नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मिस मैचिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं, अगर तो ये टाइम सेम रहे तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑसिलेटर का चेंज होना और इसकी फ्रीक्वेंसी, आप इसको नोट कर सकते हो रेजोनेंस को, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, तो हम कहेंगे इट इज अ रेजोनेंस स्टेट। रेजोनेंस स्टेट। बट यहां पर देखो, अगर मास बढ़ गया तो फिर टाइम पीरियड चेंज हो गया, टाइम पीरियड चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो रेजोनेंस अचीव नहीं होगी, रेजोनेंस अचीव नहीं होगी। तो साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस का अचीव होना बहुत जरूरी है।
तो दिस इज योर साइक्लोट्रॉन। आप लोग बेटा इसको एसएल में से पढ़ लेना, उसमें बाद कोई डाउट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने मेरी तरफ से इसकी सारी वर्किंग आपको समझा दी है। और इसका एक ड्रॉबैक है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एंट्री नहीं करवाएगा। दूसरा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्यों नहीं करता, उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करवाएगा। उसका आंसर ये है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर सो लाइट, इतने हल्के होते हैं कि थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड से वो इतनी जोर से एंटर करेगा डी में कि उसकी वॉल्स को ही हिट कर जाए। तो आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर वेरी लाइट पार्टिकल, दे एंटर विद अल्ट्रा हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी, दे मे स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द डी। तो हम चाहते हैं कि वो आराम से एंटर करे, घूमे, फिर धीरे 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 वो अपनी स्पीड को बढ़ाए और एक्सेलरेट। बेटा किसी को पूछना है कुछ? टाइम चेक करो, टाइम हो गया क्या आपका? क्लास होती है शायद कुछ बच्चों की। हो गया सर टाइम। हाँ टाइम। मैं इसका जो फर्स्ट टेस्ट 1 है, 2 मैं भेज चुका हूँ, वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, उसको भी कर लेना। बाकी लोग अपनी शीट अरेंज करके या पीडीएफ से करके लेवल 1 शुरू कर लो, इस कर लेना सर। ओके बेटा, थैंक यू। कुछ बच्चे पहले ही छोड़ गए थे क्या?